हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एडवांस मैथ सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है नंबर सिस्टम। देखिए, पार्ट 1 है इस वीडियो के डिस्कशन का। इसके बाद 2 और वीडियोस है जो मैं नंबर सिस्टम पर ही आपके लिए लेके आऊंगा। और ये भी मैं बता दूं, जो हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एसएससी का, ये उसी का ही पार्ट है ये वीडियोस भी। और हमारा मेन एम यही है कि खासकर जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसके दौरान आपको एसएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे, खासकर टीयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंकिंग का इसी तरीके से जो हमने क्रैश कोर्स चलाया था वो भी देखिए ओवर हो चुका है। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर एसएससी की कर रहे हैं तो अब हम बिल्कुल लगातार आने वाले दिनों में इस पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि जैसी कोई भी हमारी वीडियो आए, इसके अलावा करंट अफेयर वाली वीडियो भी जो हम डेली लाते हैं उसका आपके पास अपडेट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं कि क्यों हमारे लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए, एक तो ये एडवांस मैथ्स के अंदर ये आ जाता है हमारा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जो है। क्लियर है? ठीक है, तो एडवांस मैथ्स के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं नंबर सिस्टम को। और अगर हम बात करें, मैं अगर पर्टिकुलरली एसएससी की बात करूं, एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम होता है टीयर 1 का, उसके अंदर देखिए आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो आपको नंबर सिस्टम के जो है 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे टीयर 1 में। और अगर हम टीयर 2 की बात करें, जहां पर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको देखिए 8 से 12 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आपको यहीं से इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी कि क्यों हमारे लिए नंबर सिस्टम को पढ़ना जरूरी है। और मैं देखिए सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा, रेलवे की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो वहां पे भी आपको देखिए काफी क्वेश्चंस जो है वो नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी देखिए जो हमारे बाकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एचएसएससी हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ऐसे जितने भी हर स्टेट का आपको पता है एक अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। तो अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की, रेलवे की, आपको नंबर सिस्टम एक ऐसा है जहां से आपको कई बार क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी इसे लाइटली नहीं लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। क्लियर है? और अब देखिए, बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या गलती करते हैं कि चाहे वो नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज को रट लेते हैं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखें कि फॉर्मूलाज को रटने से बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, चाहे वो नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री के अंदर भी। ठीक है ना? तो सिर्फ आपको फॉर्मूलाज रटने से काम नहीं चलेगा नंबर सिस्टम में, जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स गलती करते हैं। खासकर इसके अंदर जब हम रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स की रिमाइंडर निकालने की थ्योरम्स होते हैं वो उसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। इसके अलावा भी ऐसी चीजें, बट सिर्फ देखिए अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ही हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, और वो भी जल्दी। क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत मैटर करता है, आपकी एक तो स्पीड होती है और दूसरी एक्यूरेसी, इन दोनों चीजों का हमें ख्याल रखना है। क्लियर है? तो चलिए, तो देखिए बेसिक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रो दिया कि क्यों हमारे लिए नंबर सिस्टम को पढ़ना जरूरी है। अब हम देखिए बिल्कुल बेसिक से आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की। ठीक है, तो कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं बेसिकली। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है रियल नंबर्स। क्लियर है ना? हम रियल नंबर्स को यहाँ पे पूरा स्टडी करेंगे। इसकी दूसरी कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की अगर हम बात करें तो ये हम 11th क्लास के मैथ्स में अगर आपने लिया हुआ था तो आपने जरूर पढ़ा होगा इसका कंसेप्ट। जब भी देखिए अंडर रूट में एक नेगेटिव टर्म आ जाती है तो हमारा इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आता है। ठीक है ना? जब भी अंडर रूट में माइनस या नेगेटिव वाली टर्म आ जाए, जबकि रियल नंबर्स हमारे बाकी दूसरे जितने भी आगे वो होते हैं। अब हम रियल नंबर्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो नंबर्स जो देखिए कुछ टाइम के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं। अगर डेसिमल में हो ना, जैसे अगर मैं आपको कहूँ 5.63, ये डेसिमल वाला नंबर है बट ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद ये खत्म हो रहा है, टर्मिनेट कर जाता है। जबकि इरेशनल नंबर्स क्या होता है, कभी भी खत्म नहीं होते डेसिमल के बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, इरेशनल नंबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू बेसिकली हम क्या करते हैं, 3.14 यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल में कभी भी इसकी वैल्यू 3.14 नहीं होती। अगर आप इसे सोल्व करने जाएंगे, इसकी कभी भी ये खत्म नहीं होगा, 3.14 ये चलता जाएगा। ठीक है ना? ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो वो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, जो कि देखिए ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ 3.424242, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 42 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो या तो देखिए कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी फ्रैक्शन जो कि देखिए जब हम उसे डेसिमल में लिखें तो कुछ या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 3/2,
अगर आप 3/2 को अगर डेसिमल में लिखते हैं तो क्या होता है 1.5, तो 1.5 के बाद जो है डिजिट्स हमारी टर्मिनेट कर रही है, खत्म हो गई। जबकि यहीं पे अगर मैं कहूँ 1.52 52 52, ये क्या है, ये भी एक तरीके का हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 52 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो रेकरिंग में हमारा आ जाएगा, रेकरिंग की कैटेगरी में। जबकि इरेशनल नंबर्स की मैं आपको बात बता रहा था, जैसे √3 हो गया, अगर आप √3 की भी वैल्यू करेंगे तो कभी भी ये ना तो खत्म होते और ना ही ये कभी रिपीट करते हैं, ठीक है ना, कोई इसका पैटर्न कभी रिपीट भी नहीं करता, तो वो हमारे इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट मेनली जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है स्टडी करना वो रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आ जाता है फ्रैक्शंस, जैसे 1/2, ठीक है, या 5/2, माइनस में 1/5, ये सारे हमारे फ्रैक्शंस हो गए। जबकि इंटीजर्स होते हैं, देखिए इंटीजर्स हमारे फर्दर हम इंटीजर्स को 3 उसमें डिवाइड करते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, क्लियर है। फिर हमारा आ जाता है जीरो। जीरो देखिए ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये बहुत जरूरी है समझना कि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। और तीसरा हमारा आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है ना, सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जब हम जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारा फिर होल नंबर बन जाता है, आई होप आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए मेन चीजें थी जो आपके लिए समझना सबसे पहले जरूरी था कि नंबर्स हमारे मेनली दो की टाइप्स के होते हैं, वो है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया। रियल नंबर फर्दर हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेट कर जाते हैं, एक प्रॉपर अगर मैं कहूँ डेसिमल के बाद या तो वो खत्म हो जाएंगे या एक उसका पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट करेगा। जबकि इरेशनल क्या होते हैं, बेसिकली ना तो ये टर्मिनेट करते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं। क्लियर है ना। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ रेकरिंग का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे 3.555555 ये चलता जा रहा है, बट ये क्या इसका पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो 5 डिजिट आ रही है डेसिमल के बाद ये लगातार रिपीट कर रही है, तो ये रैशनल नंबर की ही कैटेगरी में। जबकि इरेशनल में क्या है, ना तो ये खत्म होंगे और ना ही इसका कोई पैटर्न जो है वो रिपीट करेगा। फिर मैंने आपको रैशनल में फर्दर बताया तो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, जब हम ये जैसे 1/2 5/2 7/2, ठीक है, जो हमारे जिसकी वैल्यू डेसिमल में हमारी आती है, क्लियर है, तो वो हमारे फ्रैक्शंस हो जाते हैं। जबकि इंटीजर्स जो है वो प्रॉपर जैसे नेगेटिव हो गए -1 -2 -3 0, और तीसरा हमारा आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए नेचुरल नंबर्स तो आई होप आपको पता ही है, सारे के सारे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड नहीं करते, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ये सेट आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स का 1 से स्टार्ट होकर फिर 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। फिर हमारा वोल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क है, सिर्फ हम वोल नंबर्स में जो जीरो को इंक्लूड करते हैं। देन जीरो इज इंक्लूडेड, it is called the natural number. When zero is included in the natural numbers, they are known as whole numbers, ठीक है ना, क्लियर है। तो जैसे ही हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा बेसिकली वोल नंबर्स हो जाते हैं। तो W से हम इसे डिनोट करते हैं, तो आप वोल नंबर्स का सेट देख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर इंटीजर्स की जो देखिए मैंने आपको बात करी, इंटीजर्स के अंदर देखिए हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, या नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से, क्लियर। तो आप इंटीजर्स का सेट देख सकते हैं इस तरीके से, ये -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट मैंने आपके डिस्कस किए, नेचुरल नंबर्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी तक तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर में बेसिकली फर्क क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं जब नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की, जो देखिए मैंने आपको बताया भी था। पर रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, the numbers which can be expressed in the form of p and q, where p and q are integers and q is not equal to 0, तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे आप देख सकते हैं 1/7 2 -3, ये हमारे सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि 2 को हम कैसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप 2 को 2/1 लिखे तो भी तो देखिए 2 ही है वो। तो आप देख सकते हैं हमने 2 को भी जो है 2/1 यानी p/q की फॉर्म में लिख दिया, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम नॉट डिफाइंड लेते हैं। तो द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 जो है वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं,
क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की, जो मैंने आपको देखिए बताया भी था। रियल नंबर में देखिए हमारे दोनों आ जाते हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने चार्ट में देखा हो तो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। और इसमें के अंदर देखिए हमारे सभी के सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, कोई बड़ा है छोटा कोई भी नंबर है रियल में अंदर आ जाता है। क्लियर है, चाहे वो देखिए डेसिमल की फॉर्म में हो कोई भी हो। बस आपको ये पता है कि जो मैंने आपको बताया था इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे ही अंडर रूट के अंदर माइनस वाली कोई टर्म आ जाए तो हमारा इमेजिनरी का कंसेप्ट आता है। अदरवाइज अगर माइनस नहीं है अंडर रूट के अंदर तो कोई भी इशू नहीं है, वो सारे के सारे हमारे क्या है, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना। फिर रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल मैंने आपको बताया वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और ये हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं या रेकरिंग होते हैं। जबकि इरेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये कभी भी ना तो टर्मिनेट करेंगे और ना ही कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न इनका रिपीट करता है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं, देखिए अब आ जाती है जो टेबल के थ्रू तो अब हम सब समझ चुके हैं, अब हमारा आएगा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। A prime number is a natural number greater than 1 and is divisible only by 1 and the number itself। यानी वो नंबर्स जो कि 1 से बड़े हो, ठीक है, और उनके सिर्फ देखिए दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, यानी दो ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइड करें उसे, या तो 1 या वो नंबर खुद। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें 3 की, अब देखिए 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, या तो 3 को एग्जैक्टली 1 डिवाइड करेगा, देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता ही होता है, 1 तो हमेशा सभी को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो एक तो 1 हमेशा सभी का फैक्टर होता ही होता है, और एक वो नंबर खुद भी हमेशा फैक्टर होता है। तो 1 के अलावा अगर मैं बात करूं, किसी भी नेचुरल नंबर के कम से कम दो फैक्टर्स तो होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अगर देखिए उसके दो फैक्टर से भी ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक के 1 के अलावा अगर हम बात करें किसी भी नंबर के, अगर सिर्फ दो फैक्टर्स है तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है, अदरवाइज दो से अगर ज्यादा है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें 2 की, अब देखिए 2 के भी तो सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 तो मैंने आपको बताया सभी को हमेशा डिवाइड करता ही है, और 2 को खुद नंबर खुद भी डिवाइड करेगा ही। तो आप देख सकते हैं 2 जो है वो भी एक हमारा इवन प्राइम नंबर हो गया। फिर 3 के भी मैंने आपको बताया सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, 1 और वो नंबर खुद 3। ठीक है, उसके बाद 4 की अगर हम बात करें, देखिए 4 के फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो 1 है, एक वो नंबर खुद 4 है, और 2 भी है, क्योंकि 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है 4 को। तो इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स है। जबकि प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। क्लियर है। तो आप ये भी चीज देख सकते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 ही ऐसा एक नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि देखिए 2 के बाद जब भी हम इवन डिजिट्स की बात करेंगे 4, 6, 8, 10, आप देखेंगे हमेशा उसके दो से तो ज्यादा फैक्टर्स होंगे ही। अब मैं 6 की बात करूं, 6 नंबर की अगर बात करूं तो 1 तो है ही है, 6 भी है, इसके अलावा 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 3 भी एग्जैक्टली। तो ऑब्वियस बात है 6 2 के बाद अगर हम बात करें 4, 6, 8, हमेशा उसका देखिए 2 तो फैक्टर होगा ही होगा। तो यानी इसका मतलब है प्राइम नंबर तो कभी भी नहीं होगा 2 के बाद जितने भी हमारे इवन नंबर्स है, 2 के बाद जितने भी हमारे इवन नंबर्स है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, बाकी अब आप देख सकते हैं 2 के बाद जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट है उसके अंदर आपको सारे के सारे जो है वो ओड नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही हमारा एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद कोई भी जो है इवन नंबर 2 के बाद वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। और प्राइम नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। अब देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर 2 है, 3 है, फिर 5 के भी देखिए सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक वो नंबर खुद 5। फिर 6 की अगर हम बात करें, 6 तो देखिए इवन है, ऑब्वियस सी बात है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 7 की बात करें तो 1 है और 7 खुद है, और तो है नहीं। फिर 9 की अगर हम बात करें, देखिए 9 है तो वैसे ओड, 9 वैसे है तो ओड नंबर, लेकिन इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 भी है, 3 भी है, ठीक है, और 9 भी है। तो इस तरीके से देखिए इसके 3 फैक्टर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर हमने बात की थी कंपोजिट नंबर की। देखिए अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। यानी 1 के अलावा अगर हम बात करें वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे 4। ठीक है, अब देखिए 4 के कितने फैक्टर्स है, 1, 2 और 4 है। 6 के कितने फैक्टर्स है, 1, 2, 3 और 6 है। वैसे 8 के भी आपको बताया, 9 के मैंने आपको बताया, 10, 12, 14, 15। अब 15 के अगर मैं फैक्टर्स की यहाँ पे बात करूं तो 1 है, ठीक है, फिर जो है 3 है और 15 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
तो ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए, यानी अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तो 1 के बारे में आपको बता ही रहा था कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर की। और 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? हमारे 25 है। और अब ये भी मान के चलें कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2 एंड 3, अगर हम 2 और 3 को हटा दें इस लिस्ट से, तो हर सभी प्राइम नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 6k+1 और 6k-1 की फॉर्म में, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अब जितने भी इस प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखेंगे, अगर हम देखें 2 और 3 को हटा दें, क्लियर है? तो जैसे अब हम बात करें 5 की, तो 5 को देखिए अब हम यहाँ पर k की वैल्यू अगर 1 रखें, ठीक है, k की जैसी वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 6k-1 हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं, या हम 6k+1 में अगर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वैसे ही अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू 2 रखें तो 6k-1 यानी 6 2 12 -1 11, तो आप देख सकते हैं 11 आ गया। तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं हम उन्हें या तो 6k+1 या 6k- की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 एंड 3। 2 एंड 3 को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। और ये भी देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि इफ अ नंबर n इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन n, तो वो जो है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 11। अब आपको ये चेक करना है कि 11 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली 11 से नीचे आने वाले, 11 नंबर से नीचे आने वाले जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है उन्हें देखेंगे कि अगर वो कोई भी 11 के नीचे आने वाला प्राइम नंबर अगर 11 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो बेसिकली वो क्या है? हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब मैं फॉर एग्जाम्पल 12 की बात करूं, क्योंकि 12 जो है बेसिकली अगर मेरे को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब 12 के नीचे आने वाले जितने भी प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11, तो अगर आप चेक करेंगे तो 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 12 को, 3 भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जबकि जो हमने 11 का एग्जांपल लिया था कि 11 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 11 से नीचे आने वाले जितने भी प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7, कोई भी 11 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर। तो ये भी एक चेक करने का तरीका है किसी नंबर के कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। आगे आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है को प्राइम, क्योंकि को प्राइम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो हमारे को प्राइम की कैटेगरी में आते हैं, यानी 2 3। अब अगर आप इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, मतलब फैक्टर जो कि हाईएस्ट कॉमन इनके बीच में है, अब 1 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है। 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है और 3 है। तो हाईएस्ट इनके बीच में फैक्टर कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 1 है। तो अगर किन्हीं ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 है, तो वो हमारा को प्राइम की कैटेगरी में आता है। वैसे मैं आपको देखिए फॉर एग्जांपल इसका आप एग्जांपल ले ले 3 13 का। अब 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 3। 13 का क्या है? 1 और 13। तो हाईएस्ट कौन सा फैक्टर हुआ इनके बीच में? कॉमन 1 ही है। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, तो वो हमारे को प्राइम कहलाते हैं। क्लियर ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आपको 2 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करने की कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर हुज लास्ट डिजिट इज आइदर इवन और 0। अगर आपको कोई बड़े से बड़ा नंबर के अगर आखिरी डिजिट में या तो कोई इवन नंबर दिखाई दे या 0, तो आप मान के चले कि वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपको चेक करनी है, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी हो, तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी अगर आपको कोई बड़े से बड़ा नंबर गिवन हो, अगर आप उसके सभी डिजिट्स का सम कैलकुलेट करें और अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है, तो आप मान के चले कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना? तो कोई बड़े से बड़ा नंबर अगर आपको गिवन है, अगर उसके सभी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर खुद भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर अगर हम बात चेक करें यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4 की, तो अगर देखिए द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 or the numbers having 2 or more zeros at the end, then the number is divisible by 4। यानी कोई देखे आपको बड़े से बड़ा नंबर गिवन है, अगर उसकी आखिरी की 2 डिजिट्स
अगर 4 से डिविजिबल है, या उसकी आखिरी 2 डिजिट्स अगर दोनों 0 है, डबल 0 है, तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, ये मान के चले। फिर अगर आपको 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 5 और 0, अगर देखिए आखिरी डिजिट 5 या 0 है, तो वो हमेशा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए देखिए हम क्या करते हैं, अगर कोई एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो आप मान के चले कि वो हमेशा 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 6 को ब्रेकअप करें 2 इंटू 3, अब देखिए 2 और 3 दोनों को प्राइम है, आपको ये ध्यान देखना है कि जब भी आपको 6 की जैसे हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए 6 से वो तभी नंबर डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 दोनों से होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 6 को ब्रेकअप करके लिखे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 जा 6 होता है, और 2 और 3 दोनों यहाँ पे हमारे क्या है, को प्राइम है। अगर आप 2 और 3 नंबर्स का पेयर देखेंगे, क्योंकि दोनों के की जो HCF हो वो क्या है, 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स वो को प्राइम कब कहलाते हैं, जब उनका HCF 1 हो। तो अगर 2 और 3 दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है, कोई भी नंबर जो है अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो मान के चले कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। फिर अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें, तो अगर जैसे देखिए 4 के केस में हमने क्या किया था, आखिरी 2 डिजिट्स चेक की थी। 8 के केस में हम क्या करते हैं, आखिरी 3 डिजिट्स चेक करते हैं कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 0, या तो अगर आखिरी की तीनों डिजिट्स 0 हो, या आखिरी की तीन डिजिट्स जो है वो 8 से अगर डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। 9 के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए 3 के लिए करते थे, सारे कोई भी बड़े से बड़ा आपको नंबर गिवन है, आप उसके जितने भी डिजिट्स आप उसका सम कैलकुलेट करेंगे, अगर उसका सम की वैल्यू जो आ रही है अगर वो 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। 10 का तो देखिए बहुत इजी है। 10 के लिए तो देखिए अगर आखिरी की डिजिट अगर 0 है, द नंबर विच एंड्स विद 0 इज डिविजिबल बाय 10। क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है। 11 की अगर आपको देखिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 11 के लिए क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स एट ओड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफर बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। यानी आपको देखिए कोई बड़े से बड़ा अगर आपको नंबर गिवन है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उनका सम कैलकुलेट करेंगे, और जो इवन प्लेसेस पर डिजिट्स है उनका सम कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर देखिए दोनों इक्वल आ जाते हैं, या उनका डिफरेंस कैलकुलेट करने पे आपको 11 का मल्टीपल मिलता है, तो उस केस में आप मान के चले कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और आखिरी में 12 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। जैसे मैंने आपको देखिए 6 की बताई थी डिविजिबिलिटी बाय 6, 2 इंटू 3 जा 6 होता है, और 2 और 3 दोनों को प्राइम है, तो अगर कोई नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल है, तो आप मान के चले 6 से भी होगा। वैसे ही अगर हम 12 को भी ब्रेकअप करें, 4 इंटू 3 जा 12 होता है, और 4 और 3 दोनों जो है वो को प्राइम है, तो अगर कोई नंबर 3 या 4 दोनों से डिविजिबल है, तो मान के चले कि वो 12 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो ये हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी स्टडी कर लिए। और आखिरी में देखिए हम बात करेंगे कि आपको कोई बड़े से बड़ा नंबर गिवन है, अगर आपको उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। फैक्टर्स जैसे देखिए मैंने आपको बताया ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लेता हूँ 12। अब 12 के कितने फैक्टर है, एक तो 1 तो देखिए सभी का होता ही है, 1 और वो नंबर खुद 12। मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते हैं। 1 को अगर हम हटा दें इस लिस्ट में से, बाकी जितने भी नंबर्स है उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो अब जैसे 12 की मैं बात करूं, तो 12 के कितने फैक्टर्स है, एक तो 1 है, एक 12 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ऐसे आपको कोई बड़े से बड़ा नंबर भी गिवन है, आपको उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, या जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, या उनका सम निकालना है सभी फैक्टर्स का, तो आप कैसे निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो छोटे नंबरों का तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जब बड़े नंबर्स आ जाएंगे, जैसे अगर मैं आपको कहूं 1500 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, उन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट या सम, तो ऑब्वियस सी बात है आपको घंटा लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं यहाँ पे, कि देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n। देखिए सबसे पहले जैसे अगर आपको कोई नंबर n गिवन है, सच दैट n इज इक्वल टू a की पावर b इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r। कोई भी आपको नंबर गिवन है, जैसे 12 है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर a b एंड c आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर n, और p q r क्या है, आर नॉन नेगेटिव पावर्स या एक्सपोनेंट्स। अब देखिए मैं 12 की बात कर रहा था, अगर आप 12 को लिखें तो 4 इंटू 3 जा 12 होता है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो हमने इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया 12 को। तो यानी n की जगह आप यहाँ पे 12 मान के चले, ठीक है। 2 की पावर 2, a की जगह आप 2 माने तो 2 की पावर 2, p की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 4 इंटू 3 जा 12 है ना,
तो b की जगह आप 3 मान के चले और q की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना बड़ा नंबर होगा इसी के हिसाब से c फिर d भी आ सकता है, वो तो नंबर पे डिपेंड करेगा। तो वैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी आपको नंबर गिवन हो आप उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, जहां पे a b और c हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है ना, ए बी और सी हमारे क्या है, जहां पे प्राइम फैक्टर्स है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 12 का, तो 12 को मैं लिख तो 4 इंटू 3 भी सकता हूँ, 4 3 जा 12 होता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखा, क्योंकि 2 और 3 हमारे प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, जबकि 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस करेंगे, और जो भी पावर आ रही है, जैसे 12 के केस में 2 की पावर 2 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ पे पी के आर क्या हमारे नॉन नेगेटिव पावर्स है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली जो भी इनकी पावर आ रही है, जैसे पी के और आर, तो पी प्लस 1 करेंगे इंटू में क्यू प्लस 1 इंटू में आर प्लस 1, ये हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, इन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, तो एन की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जबकि सम अगर आपको निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, a की पावर p प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में a माइनस 1 इंटू में b की पावर q प्लस 1, फिर से माइनस 1 करेंगे अपॉन में b माइनस 1 इंटू में c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में c माइनस 1। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट और सम। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर है सिंपली उससे लिखेंगे और उसकी पावर क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया ही, p प्लस 1 इंटू में q प्लस 1 इंटू में r प्लस 1। और सम कैसे निकालते हैं, ये भी फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर ले, और अगली वीडियो में जो है मैं आपको इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन डिस्कस जरूर करूंगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को इसके लिए प्रेस करना है। तो आज हमने बेसिक डिस्कस किए नंबर सिस्टम टॉपिक के, अगली वीडियो में इस यही चीजें जो हमने डिस्कस की इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम रिमाइंडर का कंसेप्ट भी समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।